नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे अकेडमी में। आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण पे। हिंदी शिक्षण में मैंने आपको हिंदी भाषा का इतिहास बेहद अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे वर्णमाला पर। किस पे बात करेंगे? वर्णमाला पे, क्योंकि हमने भाषा शिक्षण का जो इतिहास था उस पर विस्तृत व्याख्या कर ली है। यदि आप वो सारी वीडियो देखेंगे तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब हम आज अगले टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ आज हम आपसे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वर्णमाला पे। वर्णमाला किसे कहते हैं मेरे साथियों? सबसे बड़ी बात आ जाती है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे किस पे? तो वर्णमाला पे बात करेंगे। वर्णमाला। अच्छा, ये वर्णमाला किसे कहते हैं मेरे साथियों? यदि हम वर्णमाला की बात करता हूँ तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं हम साथियों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहता हूँ मेरे साथियों? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं साथियों? वर्णमाला कहते हैं। यदि इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं, वर्णमाला क्या है, थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे तो सबसे पहली बात क्या है, हम वर्णमाला को जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, लिखता हूं। परिभाषा: वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं मेरे साथियों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं मेरे साथियों? तो हम बात करते हैं वर्णों के व्यवस्थित सुसंगठित पैटर्न को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला करते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला के भाग या प्रकार की बात करता हूं तो वर्णमाला के भाग की जब हम बात करते हैं, वर्णमाला के भाग की जब हम बात करते हैं, वर्णमाला के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्णमाला के प्रकार के बारे में बात करते हैं। वर्णमाला के प्रकार की बात करता हूं तो वर्णमाला के कितने प्रकार हैं मेरे साथियों? मुख्य रूप से वर्णमाला के कितने प्रकार हैं? तो 2 हैं, और वैसे कुल कितने हैं? 3 हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? तो हम सबसे पहले स्वर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? स्वर होता है। एक क्या हो जाता है मेरे साथियों? एक क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है मेरे साथियों। यदि हम वर्णमाला की बात करते हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 2 ही भागों में बांटा गया है। यदि हम बात करते हैं स्वर की, तो ये स्वर क्या है? स्वर हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अच्छा, स्वर कैसी इकाई है? तो स्वतंत्र इकाई है। स्वर कैसी इकाई है? स्वतंत्र इकाई है। स्वर कैसी इकाई है मेरे साथियों? तो स्वर स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई है। स्वर कैसी इकाई है? स्वतंत्र इकाई है। जी हाँ। अच्छा, व्यंजन कैसी इकाई है? यदि व्यंजन के बारे में बात करते हैं तो व्यंजन ये कैसी इकाई है? तो आश्रित इकाई है। कैसी इकाई है? आश्रित इकाई है। यह किसी दूसरे पर आश्रित रहती या स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, व्यंजन की बात करता हूं तो कितने व्यंजन हैं? तो जो हमारे मूल व्यंजन है वो कितने हैं? 33 है। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। किसकी? व्यंजन की। मूल व्यंजन जो है हमारे वो कितने हैं? 33 हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। और वर्णमाला में हम स्वरों की बात करते हैं और व्यंजन की बात करते हैं, और उसके बाद एक और इसका भाग ही होता है, हम अयोगवाह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जिसे हम कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये 2 होते हैं। कौन? इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन होते हैं? तो अंग होते हैं, और ये आ होता है। 2 होते हैं मुख्य रूप से। इनको जो है ये हमारी वर्णमाला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। यदि पूछा जाता है वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों, तो वर्णमाला को 2 भागों में ही बांटा गया है। इसकी चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे।
हम बात करते हैं स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कैसी इकाई है, तो स्वर कैसी इकाई है मेरे साथियों, स्वर स्वतंत्र इकाई है। यदि हम व्यंजन की बात करते हैं तो कुल व्यंजनों की संख्या है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, और कुल व्यंजनों की संख्या 42 है। आगे हम व्यंजनों को जो पढ़ाएंगे तो उस पर विस्तृत व्याख्या करेंगे। हम एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं। यदि हम बात करते हैं व्यंजन कैसी इकाई है, तो व्यंजन कैसी इकाई है मेरे साथियों, व्यंजन कैसी इकाई है, तो व्यंजन आश्रित इकाई है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला में स्वर की। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। यदि हम स्वरों की बात कर लेता हूँ, अब हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वरों की जब हम बात करते हैं स्वर कैसी इकाई है, तो जैसे कि हमने अभी बताया भी था कि स्वर कैसी इकाई है, तो स्वर स्वतंत्र इकाई है। तो स्वर की जब हम चर्चा करते हैं स्वर, तो स्वर की जब हम बात करते हैं तो यह स्वर कैसी है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहता हूं मैं, स्वर कहता हूं। हम कह सकते हैं जो वर्ण, हम कह सकते हैं जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहता हूं मैं, बोले जाते हैं उन्हें क्या कहता हूं, स्वर कहते हैं। स्वर कैसी इकाई है, यदि हम इकाई की बात करता हूं, यह कैसी इकाई है, तो यह इकाई कैसी है मेरे साथियों, तो हमने इस पर बताया था यह कैसी इकाई है, तो यह स्वतंत्र इकाई है। कैसी इकाई है, स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई क्या है, तो स्वर कैसी इकाई है, स्वर स्वतंत्र इकाई है, स्वर स्वतंत्र इकाई है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम स्वर की परिभाषा के बारे में बात करते हैं, तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है, यदि इनकी संख्या की बात करता हूँ, ये कुल कितने हैं, तो इनकी कुल संख्या कितनी है, यदि हम बात करते हैं इनकी कुल संख्या कितनी है मेरे साथियों, कितनी है, 11 है। कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, और उसके बाद आ जाते हैं ए उ और औ। ये यदि हम बात करते हैं, यदि हम स्वरों की बात करते हैं तो कितने हैं, स्वर 11 हैं। इन्हीं स्वरों की बात करते हैं, तो स्वर से हमने क्या क्या अभी तक सीखा, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये स्वर कैसी इकाई है, तो स्वर कैसी इकाई है मेरे साथियों, स्वर स्वतंत्र इकाई है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से स्वर हैं, तो इस पे हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्वर के भेद कितने हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। स्वर के भेद या प्रकार के बारे में हम बात करते हैं, तो स्वर के जो भेद हैं वो कुल कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। और मुख्य भेद कितने हैं, मुख्य भेद की बात करता हूं तो मुख्य 2 हैं। इस पे हम चर्चा करते हैं। यदि हम स्वर की बात करते हैं, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, इस पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। स्वर को तो सबसे पहले हर्ष स्वर आ जाते हैं। कौन कौन से हर्ष स्वर आते हैं, हर्ष स्वर या मूल स्वर, इन्हें क्या कहता हूँ, मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहता हूँ, मूल स्वर। और उसके बाद क्या आ जाते हैं मेरे साथियों, उसके बाद आ जाते हैं दीर्घ स्वर। क्या आ जाते हैं, दीर्घ स्वर। कौन से स्वर आ जाते हैं, दीर्घ स्वर। यदि हम इसकी, और उसके बाद एक कौन आता है, एक आता है प्लुप्त स्वर। कौन सा आता है, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त। हाँ, यदि हम बात करते हैं, एक आता है ह्रस्व स्वर, एक आता है दीर्घ स्वर, इसके बाद आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर आता है मेरे साथियों। तो यदि हम बात करते हैं स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ये पूछ लिया जाता है, उसमें यदि 2 भी ऑप्शन है और 3 है, 4 है और एक कुछ भी दे दे, तो यदि ऐसे पूछा जाता है स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। यदि पूछता है स्वर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग मुख्य, इसके कौन कौन से 2 भाग हैं, तो यही 2 भाग हैं, एक ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ स्वर है। अच्छा, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती, कौन कौन से होते हैं,
तो एक आ जाता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और उसके बाद एक री आ जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है मेरे साथी। आगे हम बात करते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, यदि हम बात करते हैं 3 ये हो गए हैं, और उसके बाद ए, ओ, और क्या हो जाता है? ओ। इनकी संख्या की हम बात करते हैं मेरे साथियों। यदि हम इनकी संख्या की बात करते हैं तो कितनी है? 7 है। और यदि इनकी संख्या की बात करता हूं तो कितनी है? 4 है। ये कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? ये कुल मिलाकर यदि इनको हम ऐड कर देते हैं तो मेरे साथियों कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। अच्छा, पुलुत्व स्वर की बात करते हैं तो इसका प्रयोग रामायण में होता है, महाभारत में होता है, इन सब चीजों में होता है। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो ये ऐसे लिखी होती है, इसकी ये मात्रा होती है, ये इसकी मात्रा होती है। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं ओम, क्या लिख रहा हूं? ओम, तो इसमें ऐसे होता है, ये होता है पुलुत्व स्वर। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं स्वरों की, तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। स्वर को कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से स्वर के 2 भेद होते हैं, और प्रमुख कुल कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। हस्त स्वर कितने हैं? हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। हस्त स्वरों को ही क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो ये हैं 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कभी कभी इनकी संख्या भी पूछ लिया जाता है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं हस्त स्वरों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पे चर्चा करते हैं। हस्त स्वरों को किन किन नामों से जाना जाता है, दीर्घ स्वर को बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं। यदि हम उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम हस्त स्वर की बात कर लेता हूं मेरे साथियों। यदि हम हस्त स्वर की बात करता हूं, स्वरों के भेद की चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले हम हस्त स्वर की बात करता हूं। ये हर्ष स्वर, इसे क्या क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर। हम इसकी बात करता हूँ, ये पहला भेद है, नंबर 1 डाल देता हूँ। ये हर्ष स्वर कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और इसे और क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर कहा जाता है। इसे मूल स्वर कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? कोमल स्वर कहा जाता है इसे। और क्या कहा जाता है? कोमल स्वर भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं? इसे शिथिल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिथिल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिथिल स्वर कहते हैं। और क्या कहते हैं मेरे लाल? इसे कहते हैं हस्त स्वर कहते हैं। और क्या कहते हैं मेरे साथियों? मूल स्वर कहते हैं। लघु स्वर भी कहते हैं, शिथिल स्वर कहते हैं। और क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। और उसके बाद एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? तो एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं मेरे साथियों। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। किसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं? इसे हम इधर लिख रहे हैं। लघु स्वर के बाद और क्या कहते हैं इसे? तो और क्या कहता है इसे? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अब यदि हम बात करते हैं हर्ष स्वरों को किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए इस पर डिटेल चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजें, इतनी चीजें कोई भी नहीं बताता है। यदि हम बात करते हैं हस्त स्वरों को क्या कहते हैं? हस्त स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। हस्त स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? कोमल स्वर भी कहते हैं। और शिथिल स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर भी कहते हैं। और इन्हें और क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इसे और क्या कहते हैं मेरे साथियों? और इसे मुलायम स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुलायम स्वर भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। यदि इनकी संख्या की बात करता हूँ तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ है, और छोटी ई है, और उसके बाद छोटा ऊ है, और उसके बाद क्या है? री है। ये 4 वर्ण हैं मेरे साथियों। यदि 4 ये वर्ण है, इनकी संख्या की यदि बात करते हैं तो कितनी है? इनकी संख्या कितनी है मेरे साथियों? ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इतने नामों से जाना जाता है किसे? इतने नामों से किससे जाना जाता है मेरे साथियों? हस्त स्वर को ही कहा जाता है। कभी कभी हमसे हस्त स्वर नहीं पूछता, हमसे कहता शिथिल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है मेरे साथियों? 4 है।
4 ऑप्शन दे देता है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है निम्न में से शिथिल स्वर बताइए। निम्न में से, ऐसे कुछ क्वेश्चन कैसे पूछता है, निम्न में से शिथिल स्वर बताइए। निम्न में से शिथिल स्वर कौन सा है, शिथिल स्वर कौन सा है, या शिथिल वर्ण पूछ ले, शिथिल स्वर कौन सा है मेरे साथियों, यदि बात करते हैं कौन सा है। अब हमसे 4 ऑप्शन दे देता है मेरे सामने। ए दे देता है, ए में उसने दे दिया हमसे, ए में दे दिया बड़ा आ, और उसके बाद दे दिया बी, दे दिया बी में उसने हमसे पूछ लिया बड़ी ई दे दिया, और उसके बाद सी में दे दिया ए दे दिया, और उसके बाद डी में उसने दे दिया है मुझे, डी में दे दिया है, डी में दे दिया है छोटी। निम्न में से शिथिल स्वर कौन सा है। अब हमें ये जब पता ही नहीं होगा शिथिल स्वर किसे कहते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, यही छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें हमारा एग्जाम नहीं पूछता है, छोटी छोटी चीजों पे ही चर्चा करता है। क्योंकि कभी कभी ये होता है एक ही चीज के बहुत ज्यादा नाम होते हैं, वो शायद हम लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती है। उम्मीद करता हूँ इससे ज्यादा इसके नाम भी नहीं है और इससे बाहर नहीं आएगा। यदि हस्त स्वर से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये बेहद अच्छी तरीके से आप बता देंगे, ये यदि इसे पढ़े होंगे ये कौन सा है। निम्न में से शिथिल स्वर कौन सा है मेरे साथियों, तो शिथिल स्वर कौन सा है, छोटी ई है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बहुत प्रकार से क्वेश्चन बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अब हम किसकी बात करते हैं, दीर्घ स्वर की। अब हम दीर्घ स्वर की जब बात करते हैं मेरे साथियों, दीर्घ स्वर, अच्छा दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं मेरे साथियों, दीर्घ स्वर को क्या क्या कहते हैं, किन किन नामों से जानते हैं। तो इसे दीर्घ स्वर को कठोर स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अब उसे मुलायम कहते तो इसका मतलब इसे कठोर भी कहेंगे, कठोर स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कठोर स्वर कहते हैं। और क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं मेरे साथियों, गुरु स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं मेरे साथियों, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। यदि हम दीर्घ स्वरों की बात करते हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, क्या क्या कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को कठोर स्वर भी कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा। यदि हम इनकी बात करते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, तो ये कितने, इनकी संख्या कितनी है, 7 है। बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाता है, और उसके बाद क्या आ जाता है मेरे साथियों, ए ओ, और क्या आ जाता है मेरे साथियों, ओ आ जाता है। इनकी यदि हम संख्या की बात करता हूं मेरे साथियों, तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं मेरे साथियों, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आगे हम बात करते हैं दीर्घ स्वरों को किन किन नामों से जाना जाता है। दीर्घ स्वरों को ही कठोर स्वर कहते हैं, और क्या कहते हैं मेरे साथियों, तो गुरु स्वर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर। अब यदि हम दीर्घ स्वरों की भेद के बारे में बात करते हैं, दीर्घ स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर के भेद। दीर्घ स्वर के भेद के बारे में बात करते हैं, तो इन्हें भी 2 भागों में बांट दिया गया है मेरे साथियों। कितने भागों में बांटा गया है, तो दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांट दिया गया है। ये कौन कौन से दीर्घ स्वर हो जाते हैं, कौन कौन से दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाले को, क्या कहते हैं, मुख्य दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, मुख्य दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, सजातीय वर्ण भी कहते हैं, सजातीय वर्ण भी कहते हैं। क्या, सजातीय वर्ण भी कहते हैं, और या इसे जातीय वर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे सजातीय वर्ण भी कहते हैं, या जातीय वर्ण भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे जातीय वर्ण या सजातीय वर्ण भी कह सकते हैं, जातीय वर्ण। और इसे क्या कहते हैं, और इसे सवर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। इसे क्या कहता हूं, एक को क्या, इसे मुख्य स्वर, इसका एक पहला भेद है, इसका पहला भेद क्या है, मुख्य स्वर है।
मुख्य स्वर को ही सजातीय वर्ण भी कहते हैं, सवर्ण भी कहते हैं। अब हम दूसरे उसकी बात करता हूं तो दूसरा भाग इसे क्या है, इसे विजातीय वर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विजातीय वर्ण कहते हैं। और क्या कहते हैं मेरे साथियों, और इसे क्या कहता हूं, इसे संयुक्त स्वर भी कहते, संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं मेरे साथियों, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, उसे विजातीय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे विजातीय कहते हैं। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों की, बात करता हूं दीर्घ स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो दीर्घ स्वर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक आ जाता है मुख्य दीर्घ स्वर, जिसे सजातीय वर्ण भी कहते हैं या जातीय वर्ण भी कहते हैं, और उसे और क्या कहते हैं, तो उसे सवर्ण भी कहते हैं। दूसरा भाग कौन सा है मेरे साथियों, तो दूसरे भाग को क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, विजातीय वर्ण भी कहते हैं, और क्या कहते हैं मेरे साथियों, और संयुक्त विजातीय वर्ण भी कहते हैं। और संयुक्त स्वर और विजातीय वर्ण 2 ही चीजें कहते हैं। इसे माफ कीजिएगा, 2 बार लिख गया था। अब ये कौन है, सजातीय वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं बड़ा आ और बड़ा ऊ होता है, बड़ा आ और उसके बाद बड़ी ई और उसके बाद बड़ा ऊ होता है। ये होते हैं हमारे। इनकी संख्या कितनी है, यदि हम इनकी संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या मेरे साथियों कितनी है, इनकी संख्या 3 है। सजातीय वर्ण इसे कहते हैं, मतलब इसका मतलब ये समान जाति के वर्ण से मिलके बने होते हैं। ये जो वर्ण होते हैं ये समान जाति के वर्ण से ही मिलके बने होते हैं। समान जाति के वर्ण मतलब बड़ा आ है, तो इसका मतलब ये इसका निर्माण किससे हुआ है, ये छोटा आ और छोटा आ से मिलके बना है। ऐसे ही हम बड़ी ई की बात करते हैं तो ये छोटी ई और छोटी ई से मिलके बना है, यानी कि ये समान समान से मिलके बना है। और ये जिसकी बात करता हूं तो ये छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलके बना है। तो इसे हम सजातीय वर्ण, आप मुख्य आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होते हैं, समान वर्ण से मिलके बने होते हैं, इसे सजातीय वर्ण कहते हैं या सवर्ण भी कहते हैं। मुख्य दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन से हैं, ये उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम विजातीय वर्ण की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है मेरे साथियों, तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से होते हैं, एक ए होते हैं और कौन होते हैं, ओ होते हैं। ए होते हैं और ओ होते हैं। ये किससे मिलके बना होता है, इसे विजातीय वर्ण क्यों कहते हैं, तो इसका विजातीय वर्ण मतलब ये होते हैं ये समान वर्णों से मिलके नहीं हो बने होते हैं, इसीलिए इन्हें विजातीय वर्ण कहते हैं। तो ये किससे मिलके बना है, तो इसका निर्माण जो हुआ है छोटा आ और छोटा ई से मिलके बना है। यदि हम ओ की बात करते हैं तो ये छोटा आ और छोटा ऊ से मिलके बना है। इसका हम बात करते हैं ओ की। यदि हम ए की बात करते हैं तो इसका निर्माण कैसे हुआ है मेरे साथियों, तो इसका निर्माण भी छोटा आ और ए से मिलकर के हुआ है। और यदि हम औ की बात करते हैं मेरे साथियों, यदि हम औ की बात करते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है मेरे साथियों, तो इसका भी निर्माण ये किससे मिलकर बना है। यदि हम बात करते हैं तो ये छोटा आ और प्लस छोटा ऊ से मिलके बना है। छोटा आ प्लस ओ से मिलके बना है, किससे, छोटा आ और ओ से मिलकर बना है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। ये छोटी सी जानकारी थी हम जो आपको बताना चाह रहे थे। स्वर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। और प्रमुख मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक हस्त स्वर आ जाते हैं, हस्त स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। और क्या कहते हैं, कोमल स्वर कहते हैं, शिथिल स्वर भी कहते हैं। और यदि हम चर्चा करते हैं इन्हें क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है मेरे साथियों। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आज आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। यहाँ से आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, इससे ज्यादा नहीं बन रहा है। और आज मैं कंप्लीट करा दूंगा स्वर का उच्चारण स्थान, और कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना,
जहां जहां भी हिंदी पूछी जाती है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अब हम बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है मेरे साथियों। तो स्वर को कितने क्या क्या है उच्चारण स्थान, उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम, बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें हमने बताई है आपको, ये बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण स्थान की, बात करते हैं किसके उच्चारण स्थान की। तो हम आप बात कर रहे हैं स्वर से, स्वर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, तो स्वरों की बात कर रहा हूँ। तो स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं, किसके, स्वरों का उच्चारण स्थान। हम यहाँ पे बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, किसका, स्वरों का उच्चारण स्थान किसका, तो स्वरों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है मेरे साथियों, उच्चारण स्थान पे बात करते हैं। हाँ, स्वर के उच्चारण स्थान क्या क्या है उस पर हम बात करते हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की बात नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज हम बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला क्या है, नंबर 1 है, क्या है, उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर मेरे साथियों, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या चीजें हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को 6 भागों में बांटा गया है। हम व्यंजनों की बात यहाँ पर नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटा आ और बड़ा आ की बात करते हैं। छोटा आ बड़ा की बात करता हूँ, फिर छोटी ई और बड़ी ई की बात करता हूँ। छोटा आ और बड़ा का उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से होता है मेरे साथियों, इसका उच्चारण कंठ से होता है। छोटी बड़ी का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है, जिसे तालव्य भी कहते हैं। और उसके बाद री आ जाता है, री आ जाता है। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है, क्या है, मूर्धन्य है। हाँ, और उसके बाद क्या होता है, मूर्धन्य हो जाता है। उसके बाद दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है मेरे साथियों, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। उसके बाद ओष्ठ से क्या बोला जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है। यदि हम इसकी बात करते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इनका उच्चारण मेरे साथियों कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। यदि हम बात करते हैं ए और ए का उच्चारण कहाँ से होता है मेरे साथियों, ए और ए का उच्चारण, तो ये कहाँ से होता है, ये कंठ प्लस तालु से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण होता है कंठ प्लस तालु से होता है, कंठ और तालु से होता है। ठीक है, यदि हम ओ और औ की बात करते हैं मेरे साथियों, ओ और औ की बात करते हैं, इसका उच्चारण कहाँ से होता है मेरे साथियों, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण कंठ प्लस तालु से होता है। कहाँ से होता है, कंठ प्लस कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ प्लस ओष्ठ से आता है। इसे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। और यदि हम एक नोट बात लिखा रहे हैं, नोट, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। किससे, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। किससे, किसी भी स्वर का उच्चारण किससे नहीं होता है, तो दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। हम छोटा आ बड़ा की बात करते हैं, तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु से होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओठ से आता है। यदि हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये किसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था मेरे साथियों, तो ये उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। किसके आधार पर था,
तो उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण था। अब हम आगे बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। तो ये पहला टाइप हमने बताने का प्रयास किया आपको, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो ये किसके आधार पे था? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद हम बात करते हैं जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हाँ, नंबर 2 बात करते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? तो जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? तो जिह्वा के। उच्चारण के आधार पर हमने समझ लिया क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं, बेहतर तरीके से समझ लिया था। अब हम जिह्वा के आधार पे बात करते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? तो 3 है। क्या होता है? सबसे पहले अग्रस्वर होते हैं। कौन से होते हैं? अग्रस्वर होता है। और उसके बाद क्या होता है? नंबर 2 पे क्या होता है? मध्य स्वर होता है। फिर क्या होता है? मध्य स्वर होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? पश्च स्वर होता है। क्या होता है? पश्च स्वर होता है, पश्च स्वर होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं, और पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं मेरे साथियों। यदि हम अग्र स्वरों की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं छोटी ई और बड़ी ई और ए, और क्या होते हैं? ए, और उसके बाद क्या होता है? री होता है। इनकी संख्या कितनी है मेरे साथियों? तो इनकी संख्या कितनी है? 5। मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्यवर एक ही होता है, वो क्या होता है? बड़ा आ। इनकी संख्या की बात करता हूं तो कितनी होती? 1। और उसके बाद क्या आता है? पश्च स्वर की बात करते हैं तो छोटा आ, और उसके बाद क्या आता है? छोटा ऊ, और उसके बाद क्या आता है? बड़ा ऊ, और उसके बाद हम बात करते हैं ओ, उसके बाद हम बात करते हैं ओ, और क्या होता है मेरे साथियों? अ हो जाता है। और एक इसमें एक ये पूछा जाता है बड़ा आ का, ये चंद्र बिंदु वाला होता है। ये इनकी संख्या कितनी होती है मेरे साथियों? तो 6 होती है। इसकी संख्या 1 होती है। मुख्य ये होते हैं, इसे हमारे वर्णमाला में नहीं गिना गया है। इसकी बात जब हम बात करते हैं, इसकी गिनती जो है वर्णमाला में नहीं की गई है। हम जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों? जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो अग्रस्वर है, उसके बाद मध्य स्वर है, और उसके बाद क्या आ जाता है मेरे साथियों? पश्च स्वर। तो अग्रस्वरों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? तो छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, अय है, और उसके बाद री है। मध्य स्वर की बात करता हूं तो मध्य स्वर एक ही है, उसे क्या कहता हूं मेरे साथियों? उसे क्या कहता हूं? सॉरी, मध्य स्वर जो होता है, मध्य स्वर छोटा आ होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है? पश्च स्वर में बड़ा आ होता है। माफ कीजिएगा, यदि हम मध्य स्वर की बात करता हूं तो मध्य स्वर कौन है? एक है, वो कौन है? छोटा आ। और इसके बाद पश्च स्वरों की बात करता हूं, पश्च स्वर में क्या आता है? बड़ा आ जाता है, और क्या आता है? छोटा ऊ आ जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, और उसके बाद ये वाला बड़ा आ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अभी तक हमने आपको स्वरों के 2 भाग बताए हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम आगे बात करते हैं मुख्य आवृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? तो मुख्य आवृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? मुख्य आवृत्ति के आधार पर। अब हम ये बात करते हैं, ये कौन सा, ये स्वर का कितना भाग होगा? ये तीसरा भाग होगा। मुख्य आवृत्ति के आधार पर, मुख्य आवृत्ति के आधार पर, मुख्य आवृत्ति के आधार पर, मुख्य आवृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख्य आवृत्ति के आधार पर, मुख्य आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण मेरे साथियों? तो स्वरों का वर्गीकरण करना है।
किसके, हम स्वरों पे ही बात कर रहे हैं। तो मुख आवृत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों, तो कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों, तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं उस पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले समृत स्वर कहते हैं, क्या समृत स्वर होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, अर्ध समृत स्वर होते हैं। और दूसरा भाग कौन सा है, अर्ध समृत स्वर। कौन सा है, अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। और उसके बाद क्या होता है, एक होता है विवृत स्वर, और तीसरा भाग इसका कौन होता है मेरे साथियों, तो विवृत स्वर होता है। कौन सा होता है, विवृत स्वर होता है, विवृत स्वर होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं चौथा भाग इसका कौन सा है, तो अर्ध विवृत स्वर होता है। क्या होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है। कैसा होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है मेरे साथियों। उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमसे जुड़े रहिए। आज हम जितना आपको स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, और जितना मैंने स्वर के बारे में बता दिया है, और जो अभी कुछ चीजें रह गई हैं वो सारी चीजें बता दूंगा। इससे बाहर आप दुनिया का कोई भी पेपर दें, दुनिया का कोई भी पेपर दे, और यदि हिंदी वर्णमाला उसमें पूछी जाती है तो स्वरों से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यूपीटीटी तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम है। यदि हम समृत स्वर की बात करता हूं मेरे साथियों, यदि हम समृत स्वर की बात करता हूं तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये इनकी संख्या कितनी होती, तो 4 होते हैं। ये कौन होते हैं, छोटी ई होते हैं, और कौन होता है, बड़ी ई होता है, और क्या होता है, छोटा ऊ हो जाता है, और क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। कितने हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुख, इसमें लगभग मुख क्या बंद रहता है, इसमें मुख लगभग इसमें क्या होता है, लगभग मुख बंद रहता है। इसमें क्या होता है, इसके उच्चारण में, यदि हम इसके उच्चारण की बात करते हैं, समृत स्वरों के उच्चारण की बात करते हैं, तो लगभग मुख बंद रहता है। इसमें क्या होता है, इसके उच्चारण में लगभग मुख बंद रहता है मेरे साथियों। क्या रहता है, बंद रहता है। यदि इसके उच्चारण की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, लगभग इसके उच्चारण में मुख हमारा क्या होता है, बंद होता है। उच्चारण कर लीजिएगा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। आज हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से तो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं आपको, उतनी ऊर्जा के साथ तो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें बताऊंगा जो चीजें आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अर्ध समृत स्वर कौन कौन से हैं। अर्ध समृत स्वर की यदि हम बात करते हैं, अर्ध समृत स्वर कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, तो हम बात करते हैं अर्ध समृत कौन कौन से होते हैं। ए होता है, और क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और री हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ओ हो जाता है, और क्या हो जाता है, री होता है। इनमें क्या होता है, लगभग आधा मुख क्या रहता है, बंद रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आधा मुख बंद रहता है। इसमें क्या होता है, इसके उच्चारण की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आधा मुख बंद रहता है। क्या होता है, आधा मुख बंद रहता है। इसके उच्चारण की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आधा मुख बंद रहता है मेरे साथियों, बंद रहता है। अब हम सारी चीजें बता रहे हैं। यदि उच्चारण की बात करता हूं तो क्या होता है, समृत स्वर। तो समृत स्वर में देखिए भाई, समृत स्वर था तो पूरा मुख बंद हो रहा था। अर्ध समृत की यदि हम बात कर रहे थे तो अर्ध समृत में क्या होता है, आधा मुख बंद हो रहा है। और यदि विवृत स्वर की बात करता हूं, विवृत स्वर किसे कहते हैं मेरे साथियों, यदि हम इसकी बात करता हूं, विवृत स्वर किसे कहते हैं मेरे साथियों, कौन कौन से होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं मेरे साथियों, तो ये होता है छोटा अ होता है, और क्या हो जाता है, ए होता है, और क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पूरा मुंह खुला रहता है। इसमें क्या होता है, पूरा मुख खुला रहता है। सॉरी, इसका इस विवृत स्वर में क्या होता है, विवृत स्वर में क्या होता है, इसमें पूरा मुख खुला रहता है। ये एक ही वर्ण है, कौन सा है, बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, पूरा मुख खुला रहता है। क्या होता है, पूरा मुख खुला रहता है, पूरा मुख खुला रहता है। हाँ, पूरा मुख क्या होता है, खुला रहता है। इसके उच्चारण की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरा मुख खुला रहता है। यदि हम इसकी बात करते हैं अर्ध विवृत, तो कौन कौन से वर्ण हैं, तो छोटा आ हो जाता है, और उसके बाद मेरे साथियों क्या हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, अ हो जाता है।
क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भैया पूरा मुख खुला रहता है तो इसमें आधा मुख खुला रहेगा मेरे साथियों। क्या होता है, आधा मुख खुला रहता है। क्या होता है, आधा मुख खुला रहता है। किसमें आधा मुख खुला रहता है मेरे साथियों, तो किसके उच्चारण में आधा मुख खुला रहता है मेरे साथियों, तो अर्ध विभ्रत स्वर में क्या होता है, आधा मुख खुला रहता है। अब यदि हम बात करते हैं मुख आवृत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों, तो मुख आवृत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, तो समृत स्वर होते हैं। समृत स्वर का मतलब क्या होता है, इसमें पूरा मुख बंद रहता है। इसमें क्या होता है, पूरा मुख बंद रहता है। और उसके बाद दूसरा भाग इसका कौन है मेरे साथियों, यदि दूसरे भाग की बात करते हैं तो अर्ध समृत स्वर होते हैं। इसमें क्या होता है, आधा मुख बंद रहता है। और उसके बाद हम तीसरे भाग की बात करता हूं तो विभ्रत स्वर होते हैं। तो विभ्रत स्वर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पूरा मुख खुला होता है। यदि इसके उच्चारण की हम बात करते हैं और उसके बाद हम क्या बात करते हैं, अर्ध समृत स्वर क्या होता है, अर्ध समृत स्वर के उच्चारण की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, आधा मुख खुला रहता है। क्या होता है, आधा मुख खुला रहता है। यदि हम समृत स्वरों की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है। अर्ध समृत की बात करता हूं तो ए है, औ और री है। विभ्रत स्वर में कितने हैं, तो विभ्रत स्वर की संख्या कितनी है, 1 है। अर्ध विभ्रत स्वर कौन सा है, छोटा है, ए है, ओ है। उम्मीद करता हूं मुख आवृत्ति के आधार पे भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम आगे बात करते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। अब ये स्वरों के उच्चारण स्थान का चौथा पार्ट है, चौथा भाग है। कौन सा मेरे साथियों, तो चौथा भाग है ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है मेरे साथियों। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण मेरे साथियों, तो स्वरों का वर्गीकरण करना है मेरे साथियों। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों, तो ओष्ठ के आधार पर स्वरों को मात्र 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से भाग हैं, तो पहला होता है वृत्ताकार। क्या होता है, वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार स्वर होते हैं, पहले क्या होते हैं, वृत्ताकार स्वर। और दूसरे हम पार्ट की बात करता हूं मेरे साथियों, वृत्ताकार स्वर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, अवृत्ताकार। क्या होता है, दूसरा इसका भाग क्या है मेरे साथियों, तो क्या होता है, अवृत्ताकार होता है, अवृत्ताकार होता है। अच्छा, ये वृत्ताकार स्वर क्या कौन से होते हैं, अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं। वृत्ताकार का मतलब होता है इसके उच्चारण में क्या होता है, वृत्ताकार स्वर के उच्चारण में क्या होता है, हमारा मुख क्या हो जाता है, एक वृत्त यानी कि गोले की तरीके से बन जाता है। तो यदि इनकी संख्या के बारे में बात करते हैं तो कितनी है इनकी संख्या, तो इनकी संख्या ये कौन कौन से हैं, तो उसकी हम बात करता हूं। तो ये क्या होते हैं, ये छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ हो जाता है, ओ हो जाता है और अ हो जाता है। इसके उच्चारण में हमारा मुख कैसे एक वृत्त की भांति बन जाता है, एक गोले की भांति बन जाता है। अर्धवृत्ताकार की हम बात करते हैं मेरे साथियों। अर्धवृत्ताकार कौन से होते हैं, छोटा आ हो जाता है और उसके बाद मेरे साथियों क्या हो जाता है, छोटा आ हो जाता है, छोटी ई हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है मेरे साथियों, बड़ी ई हो जाता है, ए हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और क्या बचता है मेरे साथियों, और क्या हो जाता है, री हो जाता है। क्या हो जाता है, री हो जाता है। और इसमें बड़ा आ की गिनती नहीं की गई है। अवृत्ताकार स्वरों की जब हम बात करते हैं तो इसमें बड़ा आ की गिनती नहीं की गई है। तो वृत्ताकार स्वर कौन से हैं, वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं, वृत्ताकार कौन से, छोटा आ है, छोटा ऊ, सॉरी, वृत्ताकार स्वरों की यदि हम बात करते हैं तो छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, ओ है और औ है। यदि हम अर्धवृत्ताकार की बात करते हैं तो छोटा ऊ है, छोटी है, बड़ी है, ए है, है और ई है। उम्मीद करता हूँ ओष्ठ के आधार पर भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं उदार या कंपन के आधार पे। कभी भी पूछा जा सकता है किसके आधार पर, उदार या
कंपन के आधार पर, किसके, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर, उदार या कंपन के आधार पर वर्गीकरण किसका चल रहा है, वर्गीकरण मेरे साथियों, तो वर्गीकरण स्वरों का ही चल रहा है, स्वरों के ही बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो उदार और कंपन के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उदार और कंपन के आधार पर भी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों, दो होते हैं, एक हो जाते हैं नाद स्वर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नाद स्वर हो जाते हैं, और दूसरा भाग इसका कौन सा होता है, पहला भाग हो जाता है मेरे साथियों। और दूसरे भाग की बात यदि हम करते हैं तो दूसरा कौन सा हो जाता है, अनाद स्वर हो जाता है, क्या हो जाता है, अनाद स्वर हो जाते हैं। एक नाद स्वर होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, अनाद स्वर। यदि हम नाद स्वर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो कौन से होते हैं, इसमें यही होता है, क्या होता है, आह होता है, क्या होता है, आह होता है। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या हो जाता है, छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री होता है, ए ओ और औ, और उसके बाद क्या होता है, अंग होता है, क्या होता है, अंग होता है। किसके आधार पर स्वरों को 13, स्वरों की संख्या 13 मानी गई है मेरे साथियों। यदि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है किसके आधार पर स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, तो उदार या कंपन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है। नाद स्वरों की संख्या कितनी है मेरे साथियों, तो नाद स्वरों की संख्या कितनी है, 1 है, और इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी संख्या कितनी है, 12। अनाद स्वरों की संख्या मेरे साथियों कितनी है, मेरे साथियों मेरे लाल कितनी संख्या है, तो 12 संख्या है। ये यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, किसके अनुसार, मतलब किसके अनुसार, उदार या कंपन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, तो कितनी मानी गई है मेरे साथियों, 13 मानी गई है। अब हम इसका एक भाग और बचा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक ही भाग और है, स्वरों के जो उच्चारण स्थान है उनको प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं तनाव के आधार पर, तनाव के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर, ये छठा भाग है, किसके आधार पर, तनाव के आधार पर, किसके, तो तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, किसके आधार पर मेरे साथियों, तो तनाव के आधार पर, तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है मेरे साथियों। तो तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है मेरे साथियों, तो ये 2 ही भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये शिथिल स्वर होते हैं, नंबर 1 क्या होते हैं, शिथिल स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, शिथिल स्वर, जिसे हम कोमल स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोमल स्वर, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोमल स्वर कहते हैं। और उसके बाद कौन से होते हैं मेरे साथियों, दूसरा भाग कौन सा है इसका, तो कठोर, क्या है, कठोर भाग है, कठोर स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, कठोर स्वर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। यदि हम शिथिल स्वरों की बात करते हैं तो शिथिल स्वर कितने हैं मेरे साथियों, शिथिल स्वर कितने हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और क्या होता है, री होता है। यदि हम कठोर स्वर की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, और क्या हो जाता है मेरे साथियों, बड़ा ऊ हो जाता है, ए और क्या हो जाता है, ओ और अ हो जाता है। इनकी संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या 7 होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। टोटल मिलाकर के संख्या कितनी होती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। स्वरों के वर्गीकरण पे और स्वर का जितना मैंने इसमें 20 वीडियो में बताने का प्रयास किया है, इस क्लास में जितनी भी चर्चाएं करी है हमने, दुनिया का कोई भी एग्जाम आप ले लो, यदि वहां पर हिंदी पूछी जाती है और स्वरों के वर्गीकरण से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी।
और अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं अनुनासिक की और निरानुनासिक किसे कहते हैं। थोड़ी सी चर्चा बची है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। यदि हम बात करते हैं अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अनुनासिक स्वर। कौन से अनुनासिक स्वर, कौन से अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं मेरे साथियों। यदि हम अनुनासिक स्वर की बात करते हैं, अनुनासिक स्वर की बात करते हैं तो अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं मेरे साथियों। तो इसका उच्चारण नाक और मुख से होता है। इसका उच्चारण इसके उच्चारण की बात हम करते हैं तो इसका उच्चारण किससे होता है, नाक प्लस मुख दोनों से होता है। किससे, नाक और प्लस मुख दोनों से होता है। किससे होता है, नाक और मुख दोनों से होता है। किससे होता है, नाक और मुख दोनों से होता है। किसका उच्चारण से होता है, हाँ नाक और मुख दोनों से होता है। यदि हम बात करते हैं अनुनासिक स्वर की तो इसके उच्चारण की बात करते हैं हम, तो इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। इससे बने शब्द सदैव क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, तद्भव शब्द। इससे बने शब्द क्या होते हैं मेरे साथियों, हमेशा तद्भव शब्द होते हैं। ये कौन कौन से हैं, यदि हम बात करते हैं तो ये होता है अंग हो जाता है और आह हो जाता है। क्या हो जाता है, आह। अच्छा एक और होता है, ये हो जाता है, ये चंद्र बिंदु। यदि इसकी हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अंग की बात करते हैं तो क्या इसकी हम बात करते हैं तो अंकुर हो जाता है। जैसे अंकुर हो जाता है। और उसकी बात हम क्या कहते हैं, चंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, चंद्र हो जाता है। और शंकर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे साथियों, शंकर हो जाता है। यदि हम इसकी बात करते हैं, यदि हम इसकी बात करता हूँ मेरे साथियों, इसकी बात करता हूँ तो क्या हो जाता है मेरे साथियों, सांझ हो जाता है। क्या हो जाता है, सांझ हो जाता है। और बांझ हो जाता है। क्या हो जाता है, बांझ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीजें बेहतर तरीके से बताने का मैंने प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर अनुनासिक की तो हमने बात कर ली। यहीं पर एक पूछा जाता अनुनासिक शब्द, अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। सॉरी ये स्वर नहीं होते हैं, ये अनुनासिक स्वर भी कह सकते हैं या वर्ण कह सकते हैं, अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुनासिक। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अनुनासिक नहीं अनुनासिक की बात करते हैं। अनुनासिक जिसे कहते हैं हम निरानुनासिक। क्या हम इसे और क्या कहते हैं, निरानुनासिक कहते हैं। क्या, निरानुनासिक भी कहते हैं, निरानुनासिक भी कहते हैं। इसके यदि उच्चारण की बात करता हूं तो इसका उच्चारण केवल किससे होता है, इसके यदि उच्चारण की बात करते हैं तो इसका उच्चारण जो होता है, इसका उच्चारण जो होता है मेरे साथियों, तो इसका उच्चारण केवल किससे होता है, तो इसका उच्चारण किससे होता है, मुख से होता है, मुख से होता है। यदि हम बात करते हैं तो अंग और आह को छोड़कर, इसको छोड़कर जितने भी वर्ण हैं सब कैसे हैं, अनुनासिक। अंग और आह को छोड़कर सारे वर्ण, छोड़कर सभी वर्ण क्या हो जाते हैं, सभी वर्ण क्या हो जाते हैं मेरे साथियों, सभी वर्ण अनुनासिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनुनासिक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, का हो जाता है, खा हो जाता है, रा हो जाता है, ला हो जाता है, ऐसे ऐसे करके इत्यादि तक हम जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। आज की कक्षा में इतनी ही चर्चा करते हैं, आपको मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। जितना मैंने स्वरों पे वर्गीकरण किया है बेहद अच्छी तरीके से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और इतना महत्वपूर्ण है, इससे हूबहू एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है।